नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश बीजेपी में भोपाल से लेकर दिल्ली में महामंथन चल रहा है और दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल है। तो देखिए, भोपाल में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंथन किया है। ये पूरा मंथन मंत्री विजय शाह, मंत्रिमंडल विस्तार, टीम नवीन की नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियां, प्रदेश संगठन महामंत्री की नियुक्ति, प्रदेश कार्य समिति समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। और इसके अलावा नेताओं के साथ 1 दर्जन जिलों में कार्य समिति का विवाद और साथ ही एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। तो दिल्ली से लेकर के राजधानी भोपाल तक देखिए, जो मंथन का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दोनों ही दिल्ली में हैं, वहां पर मंथन चल रहा है। और साथ ही भोपाल में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंथन किया है, यानी कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई विषयों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। और ये विषय भी आप जान लीजिए, मंत्री विजय शाह हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो और साथ ही टीम नवीन की नियुक्तियां हो या फिर राजनीतिक नियुक्तियां हो, प्रदेश संगठन महामंत्री की नियुक्ति हो, प्रदेश कार्य समिति समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा नेताओं के साथ 1 दर्जन जिलों में कार्य समिति का विवाद है और साथ ही एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर भी लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। तो राजधानी दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक मंथन का दौर जारी है। वहीं देखिए, पहला मामला मंत्री विजय शाह से जुड़ा हुआ है। हाईकमान स्तर पर मंत्री विजय शाह पर फैसला लिया जाना है। और देखिए, मंत्री विजय शाह के फैसले का आज आखिरी दिन है। एसआईटी को अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। 19 अगस्त को धारा 196 के तहत अनुमति मांगी थी और ऐसे में मंत्री विजय शाह को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। और लगातार मंत्री विजय शाह को लेकर भी मंथन का दौर देखने को मिला है। जिस तरीके से मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से ही लगातार देखिए उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जहां इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी मंत्री विजय शाह को लेकर के सरकार पर हमलावर है और सरकार से लगातार इस्तीफे की या फिर बर्खास्तगी की मांग भी विपक्ष कर रहा है। और ऐसे में हाईकमान भी लगातार देखिए मंत्री विजय शाह पर मंथन करते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही दिल्ली में हैं, ऐसे में मंत्री विजय शाह को लेकर भी कोई बड़ा फैसला दिल्ली में लिया जा सकता है। तो देखिए, दूसरा बड़ा मंथन संगठन और संघ के स्तर पर है। प्रदेश संगठन महामंत्री को लेकर भी मंथन चल रहा है और इस पद की रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं और इसी पर महामंथन भी हो रहा है। देखिए वो कौन से 4 बड़े नाम हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की विदाई के बाद अब नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। कई नाम प्रदेश संगठन महामंत्री की रेस में शामिल हैं। दरअसल हितानंद शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मध्य क्षेत्र सह बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। जबलपुर उनका मुख्यालय है, जहां से वे एमपी और छत्तीसगढ़ में संघ की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। हितानंद के साथ आरएसएस के 3 अन्य प्रचारकों की भूमिका बदल गई है। इनमें सुरेंद्र मिश्रा पूर्व सैनिक सेवा परिषद, मुकेश त्यागी ग्राहक पंचायत और ब्रज किशोर भार्गव क्षेत्र गो सेवा प्रमुख का काम देखेंगे। हितानंद शर्मा के जाने के बाद अभी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी है। प्रदेश संगठन महामंत्री की रेस में 4 नाम। निखिलेश माहेश्वरी संगठन मंत्री विद्या भारती, राजमोहन प्रांत प्रचारक मालवा, अनिल अग्रवाल प्रबंधक भारत भारती बैतूल, विमल गुप्ता प्रांत प्रचारक मध्य प्रांत। मार्च में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में नए नाम का ऐलान हो सकता है। आगामी चुनाव के मद्देनजर संघ किसी दमदार और अनुभवी को मौका देगा। बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संघ के ही किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को ये अहम दायित्व दिया जाता है। यही पद संघ और पार्टी के बीच सेतु का काम करता है। ऐसे में हितानंद शर्मा की जगह पर जिन नामों पर चर्चा चल रही है, उनमें से एक को मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। और देखिए, इसके अलावा भी दिल्ली में टीम नवीन की एमपी टीम पर भी मंथन चल रहा है। टीम नवीन में एमपी के कई नेताओं को मौका मिल सकता है। इस टीम के साथ कई स्तर के विवाद भी खत्म होने पर संभावना है। और इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। बीजेपी का संगठन पर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ संपन्न हुआ। बीजेपी को नितिन नवीन के रूप में नया बॉस मिल गया है। अध्यक्ष की कमान संभालने के साथ
नितिन नवीन ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ बड़ी बैठक भी की। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। इस बैठक के साथ अब टीम नवीन में शामिल होने के लिए एमपी के नेताओं की सक्रियता भी देखी जा रही है। मोहन कैबिनेट के सदस्यों से लेकर कई दिग्गज नेता टीम में शामिल होने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। टीम नवीन की रेस में कई नेताओं की लिस्ट तैयार हो रही है। खास बात यह भी कि राष्ट्रीय टीम में सभी वर्गों के नेताओं का ख्याल रखा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं टीम नवीन में एमपी के संभावित नाम। एससी वर्ग से लाल सिंह आर्य, एसटी वर्ग गजेंद्र पटेल, सामान्य वर्ग वीडी शर्मा, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, महिला वर्ग से कविता पाटीदार, संध्या राय, हिमाद्री सिंह, मोहन कैबिनेट से विश्वास सारंग, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय। ध्यान दीजिए तो नितिन नवीन अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय टीम में 70% युवा और अनुभवी चेहरे हो सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन और मौजूदा स्थिति के हिसाब से भी टीम में चौंकाने वाले चेहरों को शामिल किया जा सकता है। मंत्री निर्मला भूरिया का मानना है कि नितिन नवीन युवा नेता हैं, इसलिए संगठन में युवाओं को मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन ऐसा है कि वो युवाओं को महत्व देता है और कब किसको बना दे। आपने देखा ही होगा कि नितिन नवीन जी हमारे 45 साल की उम्र में और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम लोग। वहीं टीम नवीन में एमपी बीजेपी के नेताओं के संभावित नामों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी में गुटबाजी होने का आरोप लगाया। देखिए वो नाम जो कटेंगे मध्य प्रदेश में, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का क्या आलम है वो सबको पता है। सिंधिया जी कितने पीछे खड़े हैं ये भी सबको पता है, और नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरीके के गुस्से में हैं ये भी सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में घिरी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय संगठन में हर बार एमपी बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद में कई नेता बैठे हैं। इनमें कई बेरोजगार नेता भी हैं जिन्हें इस घड़ी का इंतजार था। कई नेताओं को दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है, तो एमपी के कई नेताओं का राष्ट्रीय टीम में कद भी बढ़ सकता है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और यही वजह है कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन में बदलाव बड़े हो सकते हैं। और ये बदलाव इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही दिल्ली में, साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री देखिए संगठन के वो भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। और ऐसे में लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संगठन में आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर लंबे समय से विचार किया जा रहा था उस पर भी अब कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, फिर चाहे वो मंत्री विजय शाह को लेकर के हो, क्योंकि मंत्री विजय शाह को लेकर के हमने देखा लगातार विपक्ष हमलावर है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के मंथन किया जा रहा है और अब एक अंतिम मुहर इस पूरे मामले पर भी लिया जा सकता है। साथ ही देखिए संगठन में कई और बदलाव बड़े किए जाएंगे। संगठन में जो प्रदेश में महामंत्री की जगह है वो भी अभी खाली है, तो संगठन महामंत्री को लेकर भी कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और कई ऐसे नामों का भी हमने जिक्र किया जो रेस में आगे हैं। ऐसे में किसे जिम्मेदारी मिलती है इस पे भी सबकी नजर रहने वाली है। साथ ही देखिए टीम नवीन में युवाओं को अवसर मिलेगा उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि खुद नितिन नवीन केवल 45 वर्ष के हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और माना यह जा रहा है कि अब कई सारे युवाओं को अवसर दिया जाएगा। तो देखिए कई सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के चर्चा दिल्ली से लेकर के भोपाल तक हो रही है। और हमारे साथ फोनलाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष दोनों दिल्ली में हैं, ऐसे में संगठन और सत्ता में क्या बड़े बदलाव की कयास आप लगा रहे हैं? देखिए स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि कुछ बदलाव के संकेत तो हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रुका हुआ है, निगम मंडलों की नियुक्ति रुकी हुई है, संगठन के कुछ महत्वपूर्ण पद रुके हुए हैं, तो यहाँ चूंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ भी बदले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी बदले हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ जो संगठन के प्रभारी थे संघ की ओर से हितानंद जी, उनका भी दायित्व बदला है।
तो ऐसी स्थिति में भोपाल से लेकर दिल्ली तक कुछ परिवर्तन के संकेत तो अपन को मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी बातचीत हो रही है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार का मामला था, पुनर्गठन का मामला था, वो भी काफी दिनों से लंबित है। ये माना जा रहा था कि पिछले साल ही दीपावली के आसपास ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कुछ निगम मंडलों की नियुक्ति होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली और भोपाल में जो संगठनात्मक परिवर्तन है, इनके कारण वो काम टला। तो अब अगर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों दिल्ली में हैं, तो हमको मान करके चलना चाहिए कि इनकी भोपाल वापसी के बाद मध्य प्रदेश में कुछ संगठन में कुछ नए पदों की नियुक्ति हो सकती है, निगम मंडलों में नियुक्ति हो सकती है, और मंत्रिमंडल के जो विस्तार की और परिवर्तन की, एक दो लोग कम करके कुछ नए लोगों को लेने की जो चर्चाएं थी, वो भी आकार ले सकती है। जी ठीक है, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। राजीव जी, अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही दिल्ली में हैं, तो कैसे में माना जाए कि जो राजनीतिक नियुक्ति अभी होनी बाकी है उस पर भी फैसला लिया जा सकता है? साथ ही नितिन नवीन खुद एक युवा है, तो ऐसे में माना जाए कि जो नियुक्ति की जाएगी उसमें युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी? नमस्कार भाई साहब, ये मुझे आप ये बताएं, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहली बार है क्या साथ, वरना आखिरी बार है? जी, दिल्ली दौरे राजनीतिक से चलते रहते हैं, और वहां पर प्यास लगाता है कि अब मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, अब निगमों में भरे जाएंगे पद, लेकिन हर बार। इसलिए भाजपा के मामले में मेरी सलाह है मीडिया को, तो कम से कम आकलन न करें, क्योंकि कोई भी आकलन भाजपा की जहां तक संगठनात्मक नियुक्ति की सवाल है या मंत्रिमंडल फेवरिया का सवाल है, तो पिछले जब से भाजपा की, जब से मोदी साहब के नेतृत्व में भाजपा आई है, इसमें ये आकलन लगभग बंद हो गया है, या आपका आकलन हमेशा गलत सिद्ध हुआ है। तो राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वो दोनों दिल्ली लगातार जाते रहते हैं, इस वजह से इसे इस बात से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि चूंकि मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है, तो मध्य प्रदेश के संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो पहली बार जा नहीं रहे हैं, आखिरी बार जाएंगे। भैया ना घोषणा करने जा रहे हैं, ऑफिशियल ये घोषणा की गई है कि भाई हम आगे परिवर्तन की घोषणा करेंगे। ये आप प्रेडिक्शन करना आपका अधिकार है, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ये प्रेडिक्शन कितने ज्यादा सफल हो गए हैं पिछले हम जो 4 सालों में देखें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रही है, भाजपा के किसने कल्पना किया था, किस मीडिया ने कल्पना किया था यहाँ के मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? इसलिए ये आकर ये जो वर्किंग है वो अपने आप की बहुत इनर अंदर मुख्यमंत्री वर्किंग है, इसमें किसी को हार लेना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मैं आपका फिर से रुख करूंगा। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्यों चर्चा का दौर शुरू हो जाता है? क्योंकि देखिए, कई ऐसे फैसले हैं जिस पे अभी तक फैसला हो नहीं पाया है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिस पे लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चा किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन एक निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि विजय शाह का भी एक मामला ऐसा है, जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, लेकिन देख रहे हैं हम कि विपक्ष भी लगातार उस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो चर्चा का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाता है, और यह माना जाता है कि इन ऐसे मामलों पे जिस पे लगातार मंथन हो रहा है, शायद उस पे कोई फैसला भी हो जाए। देखिए, मोटे तौर पर दो बातें हैं। एक तो भाजपा संगठन और सरकार के कुछ लंबित मामले जिनको होना चाहिए, और दूसरे विपक्ष के आरोप। तो इस तरह की बातचीत में विपक्ष के आरोप के आधार पर कुछ निर्णय होगा, उसकी संभावना कम रहती है। ठीक है कि वो विजय शाह जी के जो वक्तव्य था उसको किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो मुझे लग रहा है कि भाजपा ने अंदरूनी बातचीत चाहे जो कुछ हुई होगी, लेकिन सार्वजनिक तौर से भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर वो कुछ कर देंगे तो उसकी क्रेडिट विपक्ष को मिलेगी। तो ये प्रसंग तो अलग है। इस मुद्दे पर दिल्ली में बातचीत होगी, इसकी मुझे संभावना कम दिख रही। लेकिन क्योंकि संगठन के जो लंबित मामले हैं, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि पहली बार तो गए नहीं है, हमेशा अक्सर जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो इस समय के बड़ा मुद्दा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरे देश में उनको एक बजट के प्रचार की एक रणनीति बनाना है। मंत्री, विधायक, सांसद अपने अपने क्षेत्र में बजट की विशेषताएं देंगे, उस रणनीति पर भी चर्चा होगी। और क्योंकि जब चर्चा होती है तो किसी एक विषय पर नहीं होती, बहुत संभव है कि संगठन को मजबूत करने या सरकार की कटावट में या उसके काम के विस्तार के भी मुद्दे हो जाएं,
तो जिसमें निगम मंडलों की नियुक्ति का भी मामला हो सकता है, मंत्रिमंडल के कुछ नामों का भी हो सकता है। ये चर्चा भी अगर होगी तो स्वाभाविक रूप से होगी, और मुझे तो लग रहा है कि कुछ न कुछ इसमें हमको कुछ नयापन देखने को तो मिलेगा इस यात्रा के बाद। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजीव खंडेलवाल जी का। राजीव जी देखिए, चूंकि आप भी कह रहे हैं कि संगठन और साथ ही सत्ता दोनों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो दोनों ही चूंकि दिल्ली में है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, और ऐसे में कई सारे ऐसे विषय हैं। और जैसा कि रमेश शर्मा जी भी कह रहे थे कि संगठन में नियुक्ति के अलावा भी कई सारे विषय हैं, फिर चाहे वो बजट को लेकर के हो, SIR को लेकर के हो, या फिर बाकी तमाम चीजों को लेकर, तो क्या वहां पे इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है? देखिए, भाजपा का जो संगठन है और सत्ता है वो जीवित संगठन है, और उसमें समन्वय बहुत अच्छा है इस समय वर्तमान में बिल्कुल संगठन के बीच में। और जहाँ पे संवाद और संपर्क होता है वही संगठन हमें आगे सफल काम कर सकता है। तो राजनीतिक चर्चा तो हमेशा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी अकेले रहे, चाहे मुख्यमंत्री अकेले रहे, साथ में रहे, चर्चाओं का दौर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लगातार चर्चा मनन करती रहती है। बिल्कुल, तो चर्चा का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया राजीव खंडेलवाल जी आपका, साथ ही रमेश शर्मा जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भोपाल से खबर जहां पे IFS अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दिया है। निजी कारणों का हवाला देकर उन्होंने त्यागपत्र सौंपा है। 2013 बैच के IFS अफसर हैं विपिन पटेल। PCCF और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। 4 फरवरी 2026 से सेवा छोड़ने की उन्होंने इच्छा जताई है। वर्तमान में जबलपुर प्लानिंग में DFO पद पर पदस्थ थे। रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने PCCF और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को अपना इस्तीफा भेजा है। 4 फरवरी 2026 से सेवा छोड़ने की उन्होंने इच्छा जताई। वर्तमान में जबलपुर प्लानिंग में DFO पद पर पदस्थ थे। रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में भी अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं, और ऐसे में निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। तो IFS अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दिया है और निजी कारणों का उन्होंने हवाला दिया। 2013 बैच के IFS अफसर हैं विपिन पटेल। PCCF और साथ ही हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। निजी कारणों का इस इस्तीफा में उन्होंने हवाला दिया और यह कहा कि 4 फरवरी 2026 से वो सेवा छोड़ना चाहते हैं, ऐसी इच्छा उन्होंने जताई। और वर्तमान में जबलपुर प्लानिंग में DFO पद पर वो पदस्थ थे। रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। IFS अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दिया है और निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। PCCF और हेड ऑफ फॉरेस्ट को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और 4 फरवरी 2026 से सेवा छोड़ने की उन्होंने इच्छा जताई। देखिए, वर्तमान में जबलपुर प्लानिंग में DFO पद पर वो पदस्थ थे। रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में भी अपनी वो सेवाएं दे चुके, और इस्तीफा उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिया है। भोपाल से खबर जहां पे सीरियल कटरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा और पत्नी से झगड़ा के बाद आरोपी वारदात को अंजाम देता था। भोपाल में 3 लड़कियों पर उसने हमला किया था और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और चलती युवतियों पर हमला करता था, घायल कर देता था, और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, आरोपी सागर का रहने वाला था और पत्नी से झगड़े के बाद सड़क चलती युवतियों को घायल करता था। तो अयोध्या नगर में फिर से घटना को अंजाम देने की फिराक में था और उसी दौरान पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पिछले 6 दिन से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। 25 टीमें यहां पर आरोपी की तलाश कर रही थी और 6 दिनों के भीतर देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और पुलिस पूरे मामले को लेकर के जल्द ही खुलासा करने वाली है। भोपाल में सीरियल कटर मैन की गिरफ्तारी के बाद परिजन ने आरोपी का जुलूस निकालने की पुलिस से मांग की है। साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी मांग की। CCTV और स्ट्रीट लाइट भी ठीक करने की मांग की है। पीड़िता के पिता ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और आने वाले समय में घटना को रोकने के लिए भी पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए।
तो देखिए, जिस तरीके से राह चलती युवतियों पर कटर से हमला किया जा रहा था, अब आरोपी को पकड़ लिया गया है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 दिनों के भीतर देखिए पुलिस ने पकड़ लिया है। 25 टीमें बनाई गई, जिसके बाद में आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। और इसकी देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही थी और एक बार फिर से जब वारदात को अंजाम देने की कोशिश आरोपी कर रहा था, उसी दौरान पुलिस पहुंचती है और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया जाता है। का आतंक जारी है और जो बदमाश है वो लगातार जो लड़कियां हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और ऐसी ही वारदात जो है राजधानी भोपाल में हुआ। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद है जहां पर बदमाश ने घटना को अंजाम दिया था। हालांकि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी लड़कियां यहाँ पर रहती हैं और उनकी सुरक्षा जो है वो पुलिस की भी जिम्मेदारी है। और ऐसे में ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सारी चीजें होनी चाहिए। क्या लगता है, क्या जो है इंतजाम पुलिस यहाँ पर करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो? पुलिस पेट्रोलिंग करे पूरे टाइम, रात को एक आध गश्त मार दे। बाकी ये स्टेलाइट हैं और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए इनकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, इनको बंद नहीं रहना चाहिए। कभी कोई अंजाम देता है, ऐसी वारदात होती है तो कम से कम अपन उसको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लें। बाकी बच्ची हैं जो दूसरी घटना कर रहा है उससे बच जाते हैं ना। स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं वो कई दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन जब घटना हुई उसके बाद से प्रशासन जो है जागता है और स्ट्रीट लाइट जाके ठीक करवाता, क्योंकि रात के समय हम देखते हैं ऐसे सुनसान जगह पर ही जहां पर लाइटें कम रहती वहां पर जो है बदमाश खास करके उन जगहों को स्पॉट को चिन्हित करते हैं और निशाना बनाने का काम करते हैं। और हम उनके पिताजी से भी बात कर लेंगे जिनके साथ ही घटना हुई थी। सर, एक बड़ी घटना हो गई, केवल एक जगह नहीं 3 जगह हुई। अब किस तरीके से देखते हैं प्रशासन को क्या प्रयास जो है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किया? प्रयास करने के लिए केवल आपको पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। रात में कम से कम 5-7 बार पेट्रोलिंग हो। इसके बाद में जो गतिविधि हैं, जो लड़के लोग जो खड़े रहते हैं रात में नशा पत्ते करते हैं, उनके ऊपर वो फोकस करना चाहिए उनको। और अपनी पेट्रोलिंग के साथ साथ में जो गाड़ियों की चेकिंग होती है उनको बारीकी से चेक करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं लोग बाग, उनके साथ में सख्ती करना चाहिए। और ये तो हमारी बच्चियां हैं, मतलब बच्ची हमारी हैं सब। जितने घटनाएं हुई हैं वो तो इत्तेफाक ये है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया उसने, मतलब मार के गया। जैसे मेरी बच्ची को इतने टाके आए हैं, इतना लगा है, वो दूसरी बच्ची का चेहरा पूरा खराब कर दिया उसने। तो हो सकता है वो गले पे भी मार सकता था, पेट पे भी मार सकता था, लेकिन ये भगवान का ये धन्यवाद कर सकते हैं कि अपन नहीं, वो उनकी बड़ी घटना से अपन हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस को, प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती में आना चाहिए। देखिए, बदमाशों के अंदर जो है पुलिस का डर हो और इसके लिए जो यहाँ के लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि समय समय पर पेट्रोलिंग हो ताकि जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित यहाँ पर रात में भी निकल सके। क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं, अगर राजधानी का इस तरीके से हाल है तो सोच सकते हैं कि छोटे छोटे कस्बों का क्या हाल होगा। फिलहाल ये लोग सुरक्षा बढ़ाने की ही मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर इंदौर से है, जहां पे रावजी बाजार क्षेत्र में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और नाले पर बने मकानों पर यह कार्रवाई की गई और करीब 21 मकानों पर कार्रवाई की गई है। नाले पर रहवासियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कमिश्नर के निरीक्षण के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इंदौर से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पे रावजी बाजार क्षेत्र में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और नाले पर बने मकानों पर यह कार्रवाई की गई। करीब 21 मकानों पर यह कार्रवाई की गई है और नाले पर रहवासियों ने अतिक्रमण कर रखा था और ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और अतिक्रमण को यहां से हटाने की कोशिश नगर निगम की टीम की तरफ से यहां पर की गई। तो रावजी बाजार क्षेत्र में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भी थी तो 10 दिन पहले राउंड करा था और एक मकान सर्वे करके आइडेंटिफाई करा कि कितने मकान नाले के ऊपर बने हुए हैं। जैसे टोटल 21 मकानों का सर्वे आया है सामने, जिसपे आयुक्त महोदय और अपरायुक्त महोदय के निर्देश पे कार्रवाई चल रही है। 21 मकानों पे जोन 12 के अंतर्गत आता है। ये रावजी बाजार के सामने वाला हिस्सा है। कितने समय से बने हुए थे मकान? ये तो सालों पुराने हैं, बहुत सालों पुराने हैं। मतलब ये कम से कम 25-30 साल पुराने मकान है। ये नोटिस की प्रक्रिया जो हमारी होती है, फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, वो सारा दिया हुआ है। फाइनल रिमूवल का नोटिस देने के बाद कार्रवाई की है। उसके बाद भी इन लोगों ने हटाया नहीं, इसलिए रिमूवल की कार्रवाई करना पड़ी। अगर ये हटा लेते तो कार्रवाई करनी नहीं पड़ती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।